नमस्कार दोस्तों। हम लोग अभी एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ है और ये वेस्टर्न रेलवे का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है और ये है जीआरपी का, जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2A में 3 पेपर होता है, 300 नंबर का पेपर होता है। तो 100 नंबर का जीआरपी ये जो है यह कंपलसरी होता है, यह वाला पेपर। उसके बाद 100 नंबर का बुक कीपिंग होता है और 100 नंबर का ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर, बुक्स, बजट, स्टोर, वर्कशॉप, कोई भी एनी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यह जो है देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है और इसके क्या आंसर है। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है एक डीओ लेटर लिखने के लिए कहा गया है, यह 10 नंबर का है। या ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में डिफरेंस बताने के लिए कहा गया है। और उसके बाद शॉर्ट नोट पूछा गया है, यह भी 10 नंबर का पूछा गया है जिसमें डिटेल्ड एस्टीमेट, एचआरएमएस मॉड्यूल। आप लोगों को पता ये है कि एचआरएमएस जो है सो एक नया लॉन्च किया गया है जिसमें बहुत सारे मॉड्यूल है। इसमें लीव मॉड्यूल के बारे में पूछा गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई भी करंट में बहुत चल रहा है, और वोट ऑन अकाउंट। ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। बाकी जो 80 नंबर का क्वेश्चन है यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है 80 नंबर का होता है और 20 नंबर का जो है ये लिखने वाला होता है। तो हम लोग चूंकि वीडियो में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि एक्सपेंडेड द फॉलोइंग एब्रीविएशन। तो एक्सपेंड करना है। अभी जैसे कि मैं पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि अकाउंट से रिलेटेड जो भी वो एब्रिविएशन वाला है उसको सही ढंग से याद करने से आपको अच्छा नंबर आएगा। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2A में ही पूछता है, आप अगर एसओ की तैयारी करेंगे तो उसमें भी पूछता है, एलडीसी की तैयारी करेंगे तो उसमें भी पूछता है, और अदर देन अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तैयारी में भी पूछता है। तो यह वीडियो भले यह हम 2A के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं लेकिन अकाउंट के प्रोस्पेक्टस में देखा जाए तो यह दूसरे डिपार्टमेंट वाले को भी काफ़ी लाभदायक और फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है आई पास का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आई पास का फुल फॉर्म पिछले वाले मैंने एससीआर रेलवे वाले वीडियो में भी बताया था कि आई पास का फुल फॉर्म, आई पास का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड पेरोल पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम, पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये आई पास का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम। पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे आई पास के बारे में। यह जो है एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि हेल्प करता है सैलरी बनाने में, प्रिपेयर, प्रोसेस और अकाउंट फॉर सैलरी अलाउंसेज, ये सब, और इसको क्रिस ने डेवलप किया है। इसके बाद HRMS, HRMS का फुल फॉर्म क्या है? तो HRMS का फुल फॉर्म है ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 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 और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। यह जो है नया लॉन्च किया गया है जिसमें एक एम्प्लॉय का पूरा प्रोफाइल बने है। इसमें आप ई सर्विस देख सकते हैं, इसके द्वारा आप ऑनलाइन पास जनरेट कर सकते हैं। पहले जैसे पास ऑफलाइन बनता था जिसमें पास क्लर्क को देना होता था, फिर उसका अप्रूवल, बहुत सारे तरीका था जिसको ऑफिस जब चालू हो तो ही आप पास बना सकते थे। अभी जब से ये HRMS आ गया है आप कहीं से भी बैठे बैठे पास बना सकते हैं, वो झंझट ख़त्म। और इसके बाद इसमें लीव मॉड्यूल है, पास मॉड्यूल है। अगर आपको किसी भी तरीका का कोई भी चेंजिंग करना है तो उसमें वो भी है, सही करने वाला आप वहीं से कर सकते हैं, HRMS के थ्रू ही कर सकते हैं। बहुत सारे मॉड्यूल HRMS में है। HRMS जो है एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें एम्प्लॉय अपनी सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए, तीसरा है फॉइस। फॉइस क्या है? फॉइस का फुल फॉर्म होता है फ्रेट ऑपरेशन फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम।
इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो फ्रेट जो क्या है, यह जो है सो एक मैनेजमेंट सिस्टम है जो फ्रेट ट्रेन, जितने भी फ्रेट ट्रेन है, मालगाड़ी है, उसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम फ्रेट है। और यह जो है सो ट्रैक एंड मॉनिटर्स द मूवमेंट ऑफ वैगन्स, लोकोमोटिव एंड यूनिट ट्रेन। यह जो है सो ट्रैक भी करता है। और इसके बाद मैनेज बिलिंग एंड रेवेन्यू कलेक्शन उसके द्वारा किया जा सकता है। और इम्प्रूव वैगन प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे काम है जो फैस के जरिए किया जाता है। मैं कुल मिला के ये है कि जितने भी फ्रेट का जो भी सिस्टम है, सब फ्रेट के उससे ही वेबसाइट के थ्रू किया जाता है। इसके बाद ये है जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म तो लगभग सबको पता होगा। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स, सभी टैक्स के बदले में अभी ये नया टैक्स लाया गया है, जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। इसके बाद है पीएलवी। पीएलवी का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, यह जो है प्रत्येक साल दिया जाता है। अगर आज के समय में इसका रेट देखें तो अगर कोई एम्प्लॉय पूरे साल एब्सेंट नहीं है तो उसको 17,951 रुपया दिया गया पिछले बार के मतलब मुकाबले। अब ये घट सकता है, बढ़ सकता है, अलग मैटर है। और अभी जो इसका बेसिक पे है वो 7,000 रुपया है। 7,000 रुपया इसका एक बेसिक पे डिसाइड किया गया है। उसी के आधार पर जितना दिन का पीएलवी डिक्लेयर किया जाता है उसके अनुसार उसका पैसा बनता है, जिसमें इस बार 17,951 रुपया बना था। उसके बाद ये है ईवीआर। ईवीआर को बोलते हैं एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स। तो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स क्या है? तो रेलवे के कैपिटल वर्क को करने के लिए दो प्रकार के सोर्सेज है। एक है इंटरनल सोर्सेज और एक है एक्सटर्नल सोर्सेज। तो जो इंटरनल सोर्सेज है, जो रेलवे खुद के अपने रेवेन्यू से काम करती है, अपने रेवेन्यू से रेवेन्यू जनरेट करके अपना कैपिटल वर्क करती है। और यह है एक्स्ट्रा बजट रिसोर्स जो बाजार से पैसा को लिया जाता है। उसके बाद है TWFA। उसके बाद ये है TWFA। TWFA को बोलते हैं ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। अब ये है क्या? TWFA ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट। जिसका भी रेलवे में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, अगर उसका फाइनेंशियल एडजस्टमेंट करना रहता है तो उसके लिए TCJB बनाया जाता है और जेबी के जरिए जो है उसका अकाउंटिंग किया जाता है। लेकिन जब TWFA प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या है कि जेबी अकाउंटल नहीं किया जाता है। मतलब सिर्फ एक रेलवे से दूसरे रेलवे में अगर कोई लोकोमोटिव है, कोई कैपिटल का कोई सा चीज़ है, जब ट्रांसफ़र करना हो तो TWFA के थ्रू किया जाता है, क्योंकि उसका एक्चुअली ऑलरेडी अकाउंटल हो गया रहता है, तो इस चक्कर में इसका नहीं किया जाता है। उसके बाद ये उम्मीद है। उम्मीद तो ये भी नया है। उम्मीद का फुल फॉर्म है यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन। यूनिक मेडिकल आइडेंटिफिकेशन, यह जो है मेडिकल कार्ड है और मेडिकल कार्ड से आप कहीं भी अपना ट्रीटमेंट, जो भी सिस्टम है, कानून, जो भी रूल्स है, उसके तहत आप उम्मीद के ज़रिए करवा सकते हैं। उसके बाद है EMD। EMD जो है, EMD को बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। इसको बयाने की रकम भी बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। यह जो है सो 1 करोड़ तक जो है सो 2% लगता है। किसी भी टेंडर वैल्यू का 1 करोड़ तक 2% लगता है। और 1 करोड़ के बाद 2% प्लस 0.5% लगता है। और मैक्सिमम यह 1 करोड़ लिया जा सकता है। यह EMD है। EMD के बारे में जो इसके डिटेल्स हैं मैं लिंक में वीडियो में डाल दूंगा। इसके बाद है PNM। PNM क्या है? PNM यह जो है सो एक स्टाफ, एम्प्लॉय और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच नेगोशिएशन करने का एक सिस्टम है।
तो PNM का होता है फुल फॉर्म परमानेंट मशीनरी परमानेंट नेगोशिएशनिंग मशीनरी, PNM जो है यह 3 लेवल पर होता है, डिवीजन लेवल, जोनल लेवल और रेलवे बोर्ड लेवल पे। इसकी जो मीटिंग है प्रत्येक 2 महीना पर डिवीजन लेवल पे, प्रत्येक 3 महीना पर जोनल लेवल पे और प्रत्येक 3 महीना पर रेलवे बोर्ड लेवल पे आयोजित की जाती है। और यह जो है सो PNM कब एस्टेब्लिश हुआ, तो 1951 में। PNM जो है 1951 में हुआ था और इसको जो बनाए थे उसका नाम था बीबी गिरी। इनको PNM को बनाने वाले बीबी गिरी थे और उस टाइम जो रेल मंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, रेल मिनिस्टर। PNM बना था और PNM जो है सो मतलब जो सुचारू रूप से चालू हुआ वो 1952 में सुचारू रूप से चालू हुआ। तो एब्रिविएशन के अलावा हमने आपको इसके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी दिया। अब ये 10 नंबर का था। अब ये दूसरा 10 नंबर है, मैच करना है। अब मैच करना है कि प्राइस लेजर, आप लोगों को पता है कि प्राइस लेजर जो है कहाँ होता है, तो प्राइस लेजर होता है स्टोर अकाउंट में। उसके बाद है आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट में होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह का लफड़ा होता है, तो लड़ाई मतलब कोई विवाद हो कॉन्ट्रैक्टर और प्रशासन के बीच में, तो इसके लिए आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। उसके बाद ये है डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर। तो डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत है, तो इसका ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद हाफ ईयरली रिपोर्ट जो है यह एक सस्पेंस बैलेंस का एक रिपोर्ट है, ये रेलवे बोर्ड भेजा जाता है हाफ ईयरली रिपोर्ट। और चार्ज एक्सपेंडिचर जो है, यह जो है सो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है। चार्ज एक्सपेंडिचर को अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। और लेटर ऑफ क्रेडिट तब जब हम कोई सामान विदेश से मंगाते हैं तो लेटर ऑफ क्रेडिट के जरिए उसका पेमेंट किया जाता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है, ओवरहेड एक्सपेंसेस वर्कशॉप में होता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है वर्कशॉप में होता है। ओवरहेड एक्सपेंसेस निकालने का मतलब होता है यूनिट कॉस्टिंग, किसी भी काम को करने में कितना खर्चा हो रहा है, तो ये ओवरहेड एक्सपेंसेस से पता चलता है, यूनिट कॉस्टिंग। और कैडर रजिस्टर तो स्टाफ मीटर से है, जेम गवर्नमेंट ई मार्केटिंग होता है, तो ये जेम हो गया। वियर एंड टीयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो इसका हो गया ये डिप्रेसिएशन। चलिए, ये हमने मैच कर दिया। प्राइस लेजर स्टोर अकाउंट से है, आर्बिट्रेशन कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से संबंधित है, हाफ ईयरली रिपोर्ट यह एक सस्पेंस बैलेंस का रिपोर्ट है, चार्ज एक्सपेंडिचर जो है अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है, लेटर ऑफ क्रेडिट इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स से संबंधित है, ओवरहेड एक्सपेंसेज या यूनिट कॉस्टिंग निकालने के लिए किया जाता है, कैडर रजिस्टर स्टाफ मीटर से संबंधित है, जेम जो है गवर्नमेंट मार्केटिंग है, और वियर एंड टीयर वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है डिप्रिसिएशन है। तो इस तरह जो है हम लोग ने मैचिंग किया। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर अगर लगे कि ये सही है ये गलत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि उसको सुधारा जा सके अगले वीडियो में, किसी दूसरे क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। अब ये 10 नंबर का मैचिंग करने वाला था और ये 10 नंबर का एब्रीविएशन था, तो 20 नंबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये 60 नंबर का है और 60 नंबर के क्वेश्चन में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि हेड क्वार्टर्स ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज लोकेटेड एट।
साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो साउथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जो है बिलासपुर में है। तो इससे ये पता चलता है कि आपको रेलवे के जो हेडक्वार्टर है उसको भी थोड़ा मोड़ा जानकारी कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एक जो जानकारी है रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि जीएसटी इज अ कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन। जीएसटी जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है आपको कंजम्पशन और डेस्टिनेशन बेस पे लगाया जाता है जीएसटी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि क्रीस इज नॉट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल। क्रीस कौन से मॉड्यूल नहीं बनाया है? तो क्रीस ने आई पास बनाया है, क्रीस ने एचआरएमएस बनाया है, क्रीस ने शिप्स बनाया है, पर क्रीस ई ऑफिस नहीं बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑफिस। ई ऑफिस को एनआईसी बनाए हैं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी, वो ई ऑफिस उनके द्वारा संचालित होता है। अगला क्वेश्चन है कि इफ एन एम्प्लॉय ज्वाइन रेलवे सर्विस ऑन 1 मार्च 2023, हाउ मच LAP विल बी क्रेडिटेड टू हिज लीव अकाउंट फॉर द ईयर 2023। देखिए LAP का जो रूल्स है कि प्रत्येक 6 महीना पर 15 LAP क्रेडिट होता है, 15 डेज का LAP क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पर महीना उसको 2.5 LAP मिलता है, पर महीना 2.5 LAP उसको दिया जाता है। 6 महीना में 15 LAP हो गया। तो चूंकि वो मार्च में ज्वाइन किया है और वो अगर पूरे साल उसका जॉब है, वो पूरे फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2023 के लिए कह रहे हैं, तो मार्च अप्रैल मई जून, तो 4 महीना का तो उनको 10 LAP हो गया और 15 LAP और मिलेगा, तो उसको 25 LAP मिलना चाहिए। लेकिन इसमें ऑप्शन में 25 LAP नहीं लिखा हुआ है। अगर अगर ये लिखता कि 1 मार्च 2023 को ज्वाइन किया और अगर उनका जो है सो जून तक कितना होगा, तब तो 10 आंसर हो जाता। तो 15 भी किसी के हो नहीं सकता है, 15 तो उनको अगला ही 6 महीना का मिलेगा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 25 होगा। 25 डेज LAP, एक साल में 30 LAP मिलता है और 20 HLAP मिलता है और मिनिस्ट्रियल स्टाफ को 8 CL मिलता है और 2 RH मिलता है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। और जो नॉन मिनिस्ट्रियल स्टाफ है उनको 10 CL मिलता है, RH उनको नहीं दिया जाता है। और जो PWD एम्प्लॉय हैं तो उनको जो है सो 4 CL एक्स्ट्रा मिलता है। ये रूल्स है छुट्टी के। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि CL कैन बी अवेल्ड इन कंटिन्यूशन विथ। CL को अवेल किया जा सकता है किसके साथ? तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि CL को किसी भी के साथ जो है सो नहीं किया जा सकता है, न LAP के साथ, न LHAP के साथ, न LWP के साथ। CL को, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। CL को किसी के साथ नहीं लिया जा सकता है। अगर आप CL लेके गए और CL से ज़्यादा अगर आपने छुट्टी अवेल कर लिया तो फिर आपको दूसरी टाइप का छुट्टी देना पड़ेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि नो रेलवे सर्वेंट शैल बी ग्रांटेड लीव फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ। किसी भी रेलवे सर्वेंट को लगातार कितने दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं दी जा सकती? तो मैक्सिमम जो है सो 5 साल है। 5 साल के से ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉय को छुट्टी नहीं दिया जा सकता है। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर MACP दैट कैन बी गारंटेड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड ऑफ एन एम्प्लॉय। MACP जो है इस रूल्स के तहत किसी भी एम्प्लॉय को अगर पूरे सर्विस के दौरान 3 बार प्रमोशन नहीं हुआ, मतलब 3 प्रमोशन नहीं हुआ, तो उसको कंपनसेट करने के लिए 3 MACP दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा यह होगा 3। कितना दिया जाता है? 3 MACP दिया जाता है। और MACP का रूल्स है कि प्रत्येक 10 साल पर दिया जाता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आज ज्वाइन किया तो फिर उसको 10 साल के बाद उसको दूसरा MACP दिया जाएगा।
लेकिन अगर कोई व्यक्ति मान के चलिए आज ज्वाइन किया, 2 साल के बाद वो प्रमोट हो गया, तो एक उसका प्रमोशन गिना जाएगा। फिर जो दूसरा जो उसको एमएससीपी मिलेगा, इसके 10 साल बाद, यानी एमएससीपी जो है उसको 12 साल बाद मिलेगा। मतलब दो ये जहाँ से एक ग्रेड में, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति को एमएससीपी एक ग्रेड, सेम ग्रेड में अगर वो 10 साल तक रहते हैं तो उसको एमएससीपी दिया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनल्टी अंडर डी एंड एआर रूल्स। ये जो पेनल्टी दिया गया है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, या SF5 है, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट SF5 है, सेंश्योर SF11 है, सुपर सस्पेंशन, तो ये जो है सो पेनल्टी नहीं है। इस पेनल्टी इसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो 8 नंबर का आंसर हो गया सस्पेंशन। अब 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एजुकेशन अलाउंस टू बी पेड पर चाइल्ड इन अ ईयर। एक चाइल्ड को कितना मिलता है? तो पहले के अनुसार से तो इतना था, 27,000। तो अब ये नए रूल्स के अनुसार जब ये 25% इंक्रीज हो गया है, तो इसका 25% लगा दीजिए, तो 33,750 रुपीज़ अभी हो गया है सालाना। और अगर मंथली की बात करें तो 2812.50, यानी पहले 2250 रुपया मंथली मिलता था, अब इसमें 25% की बढ़ोतरी की गई है। तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का अभी ये रेट चल रहा है। 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि एज पर 7th CPC द एनपीए को बोलते हैं नॉन प्रैक्टिस अलाउंस। एनपीए को बोलते हैं नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेज। नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेज जो है यह डॉक्टर को दिया जाता है, और वो कितना है? तो वो है 20%। किसका 20%? बेसिक पे का 20%। 20% जो है सो नॉन प्रैक्टिस अलाउंसेज दी जाती है। 20% ऑफ द बेसिक पे subject to condition that basic pay plus NPA should not exceed by 2,37,500 per month. This allowance is treated as pay for all purpose such as grant of DA, TA, various advantage including retirement benefit. ये सब के लिए NPA लागू होता है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को अभी फ़िलहाल इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और जो नेक्स्ट बचा है उसको एक वीडियो में समाप्त कर देंगे। यानी इसका कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट से ज़्यादा ना बने। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और बढ़िया। धन्यवाद।